हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनली रहेगी वो हमने करनी है गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कर लिया है, सेल मेम्ब्रेन कर लिया है। तो आज हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गोल्गी बॉडीज़ करनी है हमने। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनली गोल्गी बॉडीज़। अब गोल्गी बॉडीज़ की अगर हम बात करें, जैसे सारी ऑर्गेनलीज में आपने एक कॉमन फीचर लिखना है कि ये ऑर्गेनलीज स्पेशल फीचर है यूकेरियोट्स का। ठीक है, ये आप हर एक ऑर्गेनली में कॉमन फीचर लिख सकते हो क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनलीज टोटली एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि ये स्पेशल फीचर है किसका, यूकेरियोट्स का, और प्रेजेंट कहाँ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सराउंडिंग में। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके आसपास ही आपको मिलेंगी कौन सी, गोल्गी बॉडीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होगी, यूकेरियोट्स में अराउंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। प्रोकैरियोट्स में टोटली एब्सेंट होती हैं। ठीक है, और अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें, कभी आपको कोई पूछ सकता है कि यूकेरियोट्स में ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें आरबीसीज एब्सेंट होती हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, सॉरी मैंने बोल दिया आरबीसीज एब्सेंट होते हैं। यूकेरियोट्स में ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ आरबीसीज हैं। ठीक है, आरबीसीज ऐसे सेल्स हैं जिनमें कोई भी ऑर्गेनली मेच्योरिटी पे प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अगर कोई रीज़न पूछ ले कि आरबीसीज में ऑर्गेनली क्यों प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि उनको हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए स्पेस बनानी होती है, इसलिए ऑर्गेनलीज को वो डीजनरेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड के हमने ब्लड वाला अलग से हम टॉपिक करेंगे, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, आपने फिलहाल इतना ही याद रखना है। उसके बाद अगर प्लांट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो हैं गोल्गी बॉडीज़ एब्सेंट होती हैं। ठीक है, बाकी सब में प्रेजेंट होती हैं। डिस्कवरी की बात करें तो गोल्गी बॉडीज़ को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने किया था 1898 में। इसी के बेसिस पे इनका नाम पड़ गया गोल्गी बॉडीज़, डिस्कवरर के बेसिस पे नाम पड़ा गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, और इसने डिस्कवर किस में किया था, नर्व सेल ऑफ ओल एंड कैट, ओल और कैट के नर्व सेल में उसने गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था। प्लांट्स के केस में डाल्टन ने 1945 में डिस्कवर किया गोल्गी बॉडीज़ को। ठीक है, और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन या पूरा अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, डाल्टन और फेलिक्स ने दिया 1954 में। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर लेकिन कैमिलियो गोल्गी ने किया, जिसके बेसिस पे नाम पड़ा हुआ है। लोकेशन की बात करें, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट होती है अराउंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में सिक्रेटरी सेल्स और एब्जॉर्प्टिव सेल, मतलब ऐसे सेल्स जो कुछ न कुछ सिक्रेट करते हैं, वहाँ आपको गोल्गी बॉडीज़ मिलेंगी, या फिर ऐसे सेल्स जो अपने अंदर कुछ न कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, सिक्रेटरी एज वेल एज एब्जॉर्प्टिव सेल में आपको क्या मिलेगी, गोल्गी बॉडीज़ मिलेंगी। ठीक है, और गोल्गी बॉडीज़ की अदर लोकेशन की अगर हम बात करें, या तो आपको कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे गोल्गी बॉडीज़ मिलेंगी, सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन पे गोल्गी बॉडीज़ मिलेंगी, उनको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड, स्पेसिफिक एरिया जो है ना, लोकलाइज्ड गोल्गी बॉडीज़, जो सिर्फ हमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे मिलेंगी। और कुछ ऐसी गोल्गी बॉडीज़ हैं जो आपको हर एक जगह मिलेंगी, हर एक जगह रेंडमली मिलेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड फॉर्म। लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड या स्पेसिफिक लोकेशन पे होंगी, और डिफ्यूज जो आपको कहीं पे भी मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेशन के बाद अगर हम बात करें, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलके एक गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो गोल्गी बॉडी का जो अपरेटस है 3 मेन चीज़ों से बनता है। कौन कौन सी, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेजिकल्स। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इस तरह से कर्व्ड हुए हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेबल थोड़ा एंड पे कर दिया, ये इस जगह आप लेबल कर सकते हो, सिस्टर्ने। ठीक है, और जो इनके स्वेल्ड एंड्स हैं, इस तरह जो स्वेल्ड एंड्स हैं ना, इनको बोला जाता है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स। और वेजिकल्स, ये देखो सर्कुलर टाइप के वेजिकल जो हैं वो इस फेस पे भी हैं, इस फेस पे भी अटैच्ड हैं, इनको हम बोलते हैं वेजिकल्स। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी कितने रीजन से बनते हैं, 3 रीजन से। एक जो इस तरह से कर्व्ड पोर्शन है जिसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने, और स्वेल्ड पोर्शन, उन्हीं कर्व के पोर्शन के बाद जो स्वेल्ड वाला पार्ट है उनको बोला जाता है ट्यूब्यूल्स। और वेजिकल्स बिल्कुल सर्कुलर हैं, गोल्गी बॉडी के दोनों फेसेस पे हो सकते हैं। ठीक है, अब दोनों फेसेस का क्या मतलब हो गया, 2 फेसेस होते हैं, मतलब एक को हम सिस फेस बोलते हैं, दूसरे को हम ट्रांस फेस बोलते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। अब सिस फेस और ट्रांस फेस किस बेसिस पे बोलते हैं, देखो मैंने अभी बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सराउंडिंग में होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो वेजिकल हैं वो लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशन किस में, गोल्गी बॉडीज़ में, और जहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उसको सिस फेस बोला जाता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट
ऑर्गेनली में, उसको ट्रांस फेज बोला जाता है। ठीक है, सिस फेज को इनकमिंग फेज भी बोला जाता है और ट्रांस फेज को ट्रांसफरिंग फेज। ठीक है, तो सिस और ट्रांस फेज में अब कन्फ्यूजन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं अगर सिस्टरने की। किसकी बात करते हैं? सिस्टरने की। तो सिस्टरने डायरेक्टली ओरिजिनेट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद होना चाहिए, इस तरह का जो हमने बनाया था जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है हमारे पास सिस्टरने। अराइज कैसे होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स हट जाएंगे और जो वो फ्लैट वाली स्पेसेस थी, फ्लैट वाले सिस्टरने थे, वो आपस में कंबाइन हो गए, हमारे पास सिस्टरने ऑफ गोल्गी बॉडीज बनाएंगे। ठीक है, ये वही डायग्राम है, लेकिन पेंसिल से यहाँ क्लियर नहीं है तो मैंने यहाँ पे दूसरी बना दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर, अभी फिलहाल सिस्टरने की ही बात करते हैं। अगर हम सिस्टरने की पोलैरिटी की बात करें तो सिस्टरने के दो फेसेस हैं, ये जो मैंने बताया, एक ये फेस है, एक ये फेस है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कन्वेक्स फेस, ठीक है, दूसरे को कनकेव फेस। ऊपर से जो नीचे आ रहा है इसको बोलेंगे कन्वेक्स और जो ये नीचे वाला है इसको बोलेंगे कनकेव फेस। ठीक है, दो फेजेस हैं इसके। एक फेज सिस फेज जो है, ऊपर वाला फेज जो कन्वेक्स है वो रिसीव करता है, ट्रांस फेज जो है वो ट्रांसफर करता है। बस यही चीज़ आपने याद रखनी है। इनकमिंग फेज को सिस फेज याद रखना है और जो ट्रांसफरिंग फेज है उसको ट्रांस फेज। ठीक है, इतना अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स मैंने जस्ट बताया था कि ये जो स्वेल्ड पोर्शन है सिस्टरने के एंड पे जो या पेरिफेरल रीजन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। अटैच्ड रहते हैं हमेशा किसके साथ? सिस्टरने के साथ। वेजिकल्स की बात करें, हमारे पास राउंडेड या ओवल स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये मैंने बताया था इनकमिंग और ट्रांसफरिंग फेज दोनों पे फेजेस पे हमें हो सकते हैं। कोटेड भी हो सकते हैं या सिंपल भी हो सकते हैं वेजिकल्स। ठीक है, बस इतना ही इसके स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्गी बॉडीज़ ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, तो ओरिजिनेट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ठीक है, डायरेक्टली किससे ओरिजिनेट होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गोल्गी बॉडीज़ जैसे ये है ना, ये वेजिकल्स, ये देखो, ये जो वेजिकल्स है ना, इसमें इंफॉर्मेशन पूरी पैक हो जाती है और पैकिंग के साथ साथ इतनी मतलब जो पैकिंग है वो इस लेवल की होती है कि पूरा टैग होके पर्टिकुलर लोकेशन पे ही जाके वो अपना वर्क करती है, ऐसे आगे पीछे कभी भी वर्क नहीं करती। पैकिंग इतनी अच्छी तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं? मटेरियल को पैकिंग करने में रोल प्ले करती हैं, उनको मॉडिफाई करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं पर्टिकुलर या स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, तो आपने याद रखना है केमिकल टैग लगते हैं, केमिकल टैग लगते हैं ताकि जाके उसी लोकेशन पे अपना वर्क करें। अब केमिकल टैग की अगर बात करें तो केमिकल टैग इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। किसकी फॉर्म में? फॉस्फोरस की फॉर्म में केमिकल टैग लगता है। ठीक है, इतना समझ आ गया पैकिंग ऑफ मटेरियल में। देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? एब्जॉर्प्शन। तो जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती हैं। गोल्गी बॉडीज एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से विलाइज होती है ना, ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मटेरियल जो है एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करेंगी। गोल्गी बॉडीज एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है जैसे कि हमारे पास सेल्लोज और हेमी सेल्लोज। सेल वॉल में आपने सेल्लोज किया था, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस तरह से कंबाइन होंगे और पॉलीसेक्राइड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल्लोज बनेंगे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी रोल प्ले करती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। अब लाइजोसोम एक अलग से ऑर्गेनली होती है। ठीक है, लाइजोसोम हम अलग से करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखो एक लाइजोसोम ऑर्गेनली होती है जिसका काम क्या होता है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करके उसकी किलिंग कराना। ठीक है, तो लाइजोसोम की फॉर्मेशन भी करती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको पता है, मैंने आपको उसमें करवाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड के साथ जो ओलिगोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो इनकी फॉर्मेशन करने में गोल्गी बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और लास्ट फंक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या है? देखो, जो ह्यूमन के केस में स्पर्म होता है उसकी टिप पे एक्रोसोम बनता है और इस एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की वॉल को रप्चर करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये आप 12th में पूरी डिटेल करोगे। अभी जस्ट इतना याद रखो, स्पर्म की टिप पे जो एक्रोसोम होता है उसकी फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडीज़ रोल प्ले करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जाता है कि एक्रोसोम किस ऑर्गेनली से फॉर्म होता है, तो आपने याद रखना है गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वो एक्रोसोम की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, छोटी सी ऑर्गेनली है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आज हम यहीं तक रखते हैं, कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होगी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।